लो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे हिंदी का बेहतरीन मॉडल पेपर। मतलब मॉडल पेपर में ऐसा मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा जो बोर्ड 2025 में 24 में मतलब पूरे सालों का जो निचोड़ आपको देता है वो मॉडल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट हर एक चीज मिलेगी जो आपको टॉपर बना सकती है। मैं खुद एक टॉपर हूं और आपको टॉपर ही बनाऊंगा। मेरे टॉपर नोट्स के माध्यम से आप टॉपर बन पाएंगे और उनको मैं आपको दिवाली के आसपास रिवील करूंगा और एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ, जो कि मैंने उसको प्लान कर रखा है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल जो हमारा होने वाला है ये हिंदी का मॉडल पेपर। ये 2025 में मॉडल पेपर आया था और ये हिंदी का मॉडल पेपर है। हमारा चैप्टर्स, तो सबसे पहले हिंदी में हिंदी का पेपर जो होता है पूरे 100 नंबर का होता है। हिंदी का पेपर जो है पूरे 100 मार्क्स का होता है, पूरे 100 मार्क्स का होता है। मैं आपको बता दूं हिंदी का जो पेपर है पूरे 100 नंबर का होता है, 100 अंकों का हिंदी का पेपर होता है। और आपको बताया जा रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट, मतलब आपको हिंदी के अंदर शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको किसके लिए दिए जाते हैं? प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र जो होगा वो दो भागों में बटा हुआ होगा, खंड का और खंड खा। तो खंड का होता है वो 50 नंबर का होता है और जो खंड खा है वो भी मेरे पास 50 नंबर का होता है। यानी 50 प्लस 50 मिलकर आपके 100 नंबर बनाते हैं। दोनों खंड, खंड का और खंड खा, दोनों अनिवार्य होते हैं। दोनों के प्रश्नों के उत्तर देने हमें आवश्यक है। नंबर खा है वो हमसे क्या बोल रहा है? जो क्वेश्चन नंबर खा है वो हमसे क्या बोल रहा है कि महके आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है। जो आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बताना है कि महके आंगन चहके द्वार। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अमृत लाल नागर, चौथा ऑप्शन मेरे पास है हरिशंकर परसाई जी और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जो मेरे पास महके आंगन चहके द्वार है ये रचना है मेरी किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। तो आराम से आप इस रचना को तैयार रखना। हमारी गा नंबर रचना क्या हमसे बोल रही है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। जो मेरे पास रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है? क्या रघुवीर सिंह जी हैं, या मेरे पास डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, या मेरे पास रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या मेरे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो मेरे पास रचना है ये मेरे पास जो दी गई है संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक प्रमुख रचना है किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? जो मेरे पास हंस पत्रिका होती है। जो मेरे पास हंस है, हंस जो है किनके द्वारा रचित है? हंस जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र का पत्र है, याद रखना। उसके बाद रा नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। मतलब हमारे पास सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में बोला जा रहा है स्मृति लेखा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है आंगन के पार द्वार, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है एक बूंद सहसा उछली और चौथा ऑप्शन हमारे पास है अपने अपने अजनबी। जो मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है एक बूंद सहसा उछली। क्या है मेरे पास? एक बूंद सहसा उछली। ये किसकी रचना है? ये मेरे पास यात्रा वृत्तांत है हमारे प्यारे अज्ञे जी का। सिंपल तरीका है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या मेरे पास महादेवी वर्मा जी हैं, या मेरे पास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मेरे पास चिदंबरा है वो किसकी रचना है? चिदंबरा मेरे पास रचना है वो है सुमित्रानंदन पंत जी की। जो चिदंबरा मेरे पास रचना है वो किसकी रचना है? चिदंबरा है सुमित्रानंदन पंत जी की है। सिंपल तरीके से याद रखना। अब मैं बात करूंगा आगे की तरफ, यानी कि मैं बात करूंगा खा नंबर रचना। तो खा नंबर रचना किसकी है? खा नंबर रचना जो है, खा नंबर रचना क्या बोल रही है? कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है? जो मेरे पास कामायनी है, कामायनी किस युग की रचना है? जो कामायनी है मेरे पास पहला ऑप्शन है मेरे पास आदिकाल, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन मेरे पास है रीति काल, चौथा ऑप्शन मेरे पास है
छायावादी युग। तो मेरे पास जो कामायनी है वो किसकी रचना है? कामायनी जो है वो मेरे पास जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी छायावादी युग की रचना है। किस युग की है? कामायनी जो छायावादी युग की रचना, छायावादी युग की रचना, सिंपल तरीके से। गा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? मेरे पास जो तार सप्तक थे, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो मैं आपको बता दूं, पहले वाले का 1943 में हुआ था, पहले वाले का 1943, दूसरे वाले का 1951 में हुआ, तीसरे वाले का हुआ था मेरे पास 1959। तो इसका राइट आंसर कहां पर है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, मतलब 1959 में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। सिंपल तरीके से याद रखना। घ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य मतलब काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सिंपल तरीके से याद रखना। हमारा क्वेश्चन नंबर डा हमसे क्या बोल रहा है कि राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार कौन है? मतलब मेरे पास जो रचना है राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? तो मेरे पास 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन मेरे पास सुमित्रा नंदन पंत जी, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रामधारी सिंह दिनकर जी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जयशंकर प्रसाद जी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा कृति के लेखक कौन है? मेरे पास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं वो हमारे रचनाकार हैं राम की शक्ति पूजा के। याद रखना सिंपल तरीके से। हमें यहां पर दिया जा रहा है गद्यांश, और गद्यांश पूरे और पूरे 10 नंबर का होता है। और मैं आपको बता दूं कोई भी गद्यांश फिक्स नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गद्यांश में 10 के 10 नंबर पक्के होते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पर आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको बना बना कर लिखना होता है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में क्या लिखना होता है आपको? संदर्भ, ये 2 नंबर का टॉपिक है पूरा, 2 नंबर का, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से और 2 नंबर यहां से। मतलब अगर आप पांचों क्वेश्चन को जोड़ लो तो आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। यहां पे 10 नंबर बन जाएंगे। तो 2-2 नंबर के पांचों क्वेश्चन हैं, टोटल 10 नंबर आपको यहां से पक्के हो गए। अब क्वेश्चन पक्के कहां से नंबर होंगे? पक्के आपके होंगे कि आपको डेली मेरी क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपके गद्यांश में, पद्यांश में 10-10 नंबर पक्के करा दूंगा। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बोला है? संदर्भ लिखो। तो संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, जो हमें ऊपर गद्यांश दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित इस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के ये लेखक हैं। बस आपको लेखक और चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको क्या करना है? आपको हल्की सी व्याख्या करनी है कि लेखक कहते हैं और उसके बाद अपने मन से बनाकर आपको लिखना है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 100% नंबर मिलेंगे। क्या बोला? दैनिक व्यवहार में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पद्यांश के अंदर आसान तरीके से गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद अथवा में भी आपको गद्यांश मिलेगा। आपको ये ऑप्शन में होता है, आपको ऊपर वाला गद्यांश करना है या नीचे वाला गद्यांश करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अब बढ़ता हूं दूसरे नंबर गद्यांश की तरफ। तो मेरे पास ये भी गद्यांश है, ये भी मेरे पास गद्यांश है। तो ये गद्यांश आप देख लो, ये भी गद्यांश है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और यहां पर भी 5 क्वेश्चन करने पर आपको पूरे 10 में 10 नंबर मिलेंगे। ऐसा होता है कि पहला करो या ये करो, लेकिन करना एक ही है। ऐसा नहीं कि आपको दोनों आ गए आप सोचो कि मैं दोनों कर दूं, दोनों नहीं करने, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, क्योंकि आपको केवल 10 नंबर मिलेंगे करने के। अगर आप दोनों कर दोगे तो आपके पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, नंबर पूरे 10 ही मिलने हैं। आप सोचो 20 नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या है कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा क्या है, ये मेरे पास अब आ गया मेरे पास पद्यांश। जो पद्यांश होता है मेरे पास, पद्यांश, ये मेरे पास पद्यांश है। अब पद्यांश जो होता है मेरे पास वो भी पूरे 10 नंबर का होता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि पद्यांश को पढ़ो, बहुत ध्यानपूर्वक पद्यांश को पढ़ो। और पद्यांश भी पूरे 10 मार्क्स का है। पूरे कितने? पूरे 10 नंबर का पद्यांश होता है, पूरे 10 नंबर का पद्यांश होता है। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने पद्यांश बता दूंगा
उससे बाहर एक सिंगल पद्यांश नहीं आएगा। और दिवाली के दिन जो सरप्राइज है उसमें तो आपको आपके चेहरे पर अलग मुस्कान आ जाएगी, आपको खुशी होगी कि भैया इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा हमारे लिए। तो बिल्कुल वो सरप्राइज है, सरप्राइज को सरप्राइज ही रखूंगा मैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ, पद्यांश में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे गद्यांश में आपको दो ऑप्शन थे कि आप पहला करो या दूसरा करो, उसी तरीके से पद्यांश में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला करना है या दूसरा करना है। तो इस तरीके से आप इस भी एक को स्किप करोगे, सिर्फ एक को करोगे। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, पांचों के आपको बेहतरीन तरीके से आंसर देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे सॉलिड वाले मार्क्स। अब यहां पर नंबर सॉलिड होते हैं। मैंने बताया यहां पर सॉलिड वाले मार्क्स होते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास बोला जा रहा है कि इसमें क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना। साहित्यिक परिचय, यहां पर जीवन परिचय नहीं आता। मैं बता दूं यहां पर जीवन परिचय, बहुत से लोग बोलते हैं जीवन परिचय करना है। जीवन परिचय बिल्कुल नहीं करना आपको। जीवन परिचय नहीं करना आपको, जीवन परिचय नहीं करना आपको, केवल और केवल साहित्यिक परिचय करना है। और उनकी प्रमुख कृतियों का, उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, बिल्कुल आसान तरीके से। हैं नीचे मेरे पास कवियों के हैं, तो मेरे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आपको 80 शब्दों के अंदर करना है, केवल और केवल 80 शब्दों के अंदर करना है इसको। उसके बाद हमारे पास है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। उसके बाद हमारे पास है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो तीनों में से केवल एक करना है, तीनों नहीं करने, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारे पास कवि का है, तो कवि का साहित्यिक परिचय हम कैसे देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे। जैसे महादेवी वर्मा का हम याद कर लें, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का कर लें, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का कर लें। तो अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हो ना, तो आपके गद्यांश पद्यांश, आपके साहित्यिक परिचय वाले नंबर पक्के होते हैं। यहाँ से 30-40 नंबर आपको बिल्कुल रटे रटाई मिलते हैं। एग्जामिनर फ्री में आपको देता है। बस जहां आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको नंबर खींचने आने चाहिए, और नंबर खींचना मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल तरीके से। अब मेरे पास, अब हम बात करें खंड काव्य के ऊपर। पूरा खंड काव्य जो होता है वो पूरे 5 नंबर का होता है। तो आपको खंड काव्य तैयार कर लेना होगा। खंड काव्य ये है मेरे पास, खंड काव्य, तो ये मेरे पास खंड काव्य है। खंड काव्य जो मैं बता दूंगा आपको, खंड काव्य जो होता है वो जिले वाइज होता है। खंड काव्य आपके जिले में कुछ अलग होगा, हमारे जिले में अलग होगा। पूरे यूपी में 75 जिले हैं, सभी जगह अलग अलग होगा। जैसे श्रवण कुमार कहीं चलता है, कहीं रश्मि रथी चलता है, कहीं मुक्ति यज्ञ चलता है, कहीं त्यागपति, कहीं आलोक व्रत, और कहीं सत्य की जीत। जहां पर मैं रहता हूं हमारे जिले में सत्य की जीत चलता है, सत्य की जीत चलता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी क्लासेस के अंदर मैं सारे खंड काव्य का डर खत्म करूं, मैं सारे खंड काव्य को डिस्कस करूं। तो उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। और यहां से आपको करने के बाद आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहां से आपको फिक्स वाले नंबर हैं, फिक्स 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो यहां पर हमने 5 नंबर डिस्कस कर लिए। अब हमारा आता है, हमारा क्या है, मेरे पास संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। मैं आपको बता दूं, हमारा संस्कृत गद्यांश जो होता है, संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का होता है। संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं होते, इनका हमें संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ प्लस अनुवाद करना होता है, संदर्भ प्लस अनुवाद करना होता है। संदर्भ के हमें 2 नंबर मिलते हैं, अनुवाद के हमें 5 नंबर मिलते हैं। तो 2 + 5 = 7 नंबर हो जाते हैं, सिंपल तरीके से। ये हमारा बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमें हमें क्या बोला जाए कि दोनों में से कोई एक हमें क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि दोनों में से कोई आपको एक पद्यांश करना है। जैसे परोक्षे कारहंतारे प्रत्यक्षे प्रिवादनम वर्जन्ते दृष्टांतर मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो हमें एक संस्कृत पद्यांश दिया गया है, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। मैं आपको इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दूं। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, ये भी 7 नंबर का है, पूरे 7 मार्क्स का टॉपिक है। संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत खंड, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। और इसका अनुवाद कैसे करोगे, कि बिल्कुल सिंपल तरीके से अनुवाद करोगे कि परोक्षे कार हंतारे प्रत्यक्षे प्रिवादनम, मतलब जो पीठ पीछे आपके कार का हनन करता हो और आपके मुंह पे बहुत मीठा बोलता हो, उस व्यक्ति को, उस मित्र को उस प्रकार त्याग देना चाहिए तरीके से। तो यहां पर हमें मिल जाते हैं पूरे कितने नंबर, पूरे हमें 7 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 9 नंबर जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा किसके ऊपर, मुहावरे और लोकोक्तियां। क्या होगा, 9 नंबर टॉपिक हमारा होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। मैं आपको बताता हूं, मुहावरे और लोकोक्तियां। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
चारों में से कोई एक आपको लिखना है और उसका अर्थ लिखना है, उसका वाक्य प्रयोग करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि दाल में काला होना, दाल में काले होने का मतलब है संदेह होना, किसी के ऊपर संदेह होना। तो क्या होता है कि दाल में काला होना मतलब संदेह होना। आप इसके ऊपर कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, वो फ्री होता है। आप अपने मन से अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दाल में काला होना मतलब संदेह होना। उसके बाद दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से मतलब बीट कर देना, किसी को वो तरीके बीट कर देना, सिंपल तरीके से। अपठित गद्यांश वाला क्वेश्चन हमारा आता है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है मेरे पास अनसीन पैसेज। जो आपने इंग्लिश के अंदर देखा होगा अनसीन पैसेज, वहां 15 नंबर का आता है, लेकिन हमारी हिंदी के अंदर इसका थोड़ा वेटेज लो है। हिंदी के अंदर जो अनसीन पैसेज आता है वो पूरे और पूरे कितने नंबर का होता है? वो 5 नंबर का होता है। हिंदी के अंदर अनसीन पैसेज 5 नंबर का होता है। और कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। हिंदी में आपको पूरा पैसेज मिलेगा और आपको यहां पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको केवल 3 प्रश्न मिलेंगे और एक ये 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा, और इसका भी आपको अथवा मिलेगा। तो आप सोच सकते हो हिंदी में ऑप्शन बहुत मिलते हैं आपको, एक नहीं तो एक सही, एक नहीं तो एक सही। मतलब आपको ये करना है तो कर लो, अगर ये आपको नहीं आ रहा तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा? आपको दूसरा अपठित गद्यांश मिलेगा और ये भी 5 नंबर का होगा पूरे। तो आपका जो मन हो आप वो करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको नहीं आ रहा तो पूरे नंबर चले जाएंगे, आपको इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। हमें शब्द युग्म दिए जाएंगे और शब्द युग्मों में से मुझे सही आंसर का चयन करना होगा। मेरे पास ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि पुरुष और पुरुष का हमें बताना है। पहला मेरे पास पुरुष का मतलब होता है आदमी, तो पुरुष का मतलब आदमी हो जाएगा, और पुरुष का मतलब होता है कठोर। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, आदमी और कठोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से। मेरे पास मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्या बोला है कि तरंग और तुरंग में क्या अंतर है? तो तरंग का मतलब होता है लहर, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तो तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब होता है लहर, कि मतलब एक तरंग गई, तरंग का मतलब लहर होना, और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। तो अश्व, घोटक, तुरंग जिसको बोलते हैं वही मेरे पास। खा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसका मतलब है यहां पर अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, यानी कि पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। तो सिंपल है, मेरे पास अनंत है, तो अनंत का क्या हो जाएगा? अनंत का मतलब होता है आकाश। तो अनंत का हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, अनंत का मेरे पास आकाश हो जाएगा, अनंत का मेरे पास आकाश हो जाएगा। अनंत का मेरे पास नभ हो जाएगा, नभ अनंत का आकाश, अनंत का मेरे पास नभ हो जाएगा। अनंत का मेरे पास विष्णु हो जाएगा, विष्णु, अनंत का मतलब विष्णु। तो ये मेरे पास ये इसके राइट आंसर्स हो जाएंगे। ये इसके पर्यायवाची नहीं है, ये इसके अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में अंतर होता है, उसको समझो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या होता है मेरे पास? निम्नलिखित। उसके बाद अक्षत का भी ले दो। अक्षत का मतलब क्या होता है? अक्षत का मतलब चावल का दाना, अक्षत का मतलब है चावल का दाना। चावल का दाना एक हो गया मेरे पास, चावल का दाना। और दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? दूसरा मेरे पास हो जाएगा संपूर्ण। अक्षत का मतलब संपूर्ण और चावल का दाना, सिंपल तरीके से याद रखना। ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ग नंबर हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। मतलब हमें इन वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करना है कि जिसके पास कुछ ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, तो उसका राइट आंसर हमें बताना होगा। तो इसमें क्या है? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, पहला है निर्धन, दूसरा है गरीब, तीसरा है मेरे पास अकिंचन, और चौथा है मेरे पास अनाथ। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम बोलेंगे अकिंचन, उसको बोलेंगे अकिंचन बोलेंगे, सिंपल तरीके से अकिंचन बोलेंगे। मैं आपको लिख के समझाता हूं। जिसके पास कुछ ना हो उसको मैं बोलूंगा अकिंचन बोलूंगा, ठीक है। जो कहा ना जा सके, मतलब जिसको कह ना सके, जो कहा ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अकथनीय। जिसको कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहने के योग्य ना हो, अकथनीय होगा, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। जो आगे हमसे ये सब ग्रामर पोर्शन चल रहा है हमारा, ये सभी पोर्शन हमारा व्याकरण का पोर्शन है और व्याकरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं कुशलता पूर्वक हूं, आपको दो इनमें से 4 में से कोई 2 करने पड़ेंगे, 4 में से कोई 2 करने पड़ेंगे। पहला बोला कि मैं कुशलता पूर्वक हूं, तो कुशलता के साथ पूर्वक नहीं आएगा, मैं कुशल हूं, ये लिखना है, पूर्वक नहीं होता, कुशल हूं मैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद सिंपल तरीके से क्या है कि मेरे प्राण निकलने वाला है, तो मेरे प्राण निकलने वाला नहीं है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं,
मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इस तरीके आपको। उसके बाद वीर रस मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास रस छंद अलंकार आ रहा है, और रस छंद अलंकार क्या होता है, पक्के नंबर होते हैं। यहां पर आप रस छंद अलंकार में नंबर पक्के वाले मान लो, जैसे मेरे पास वीर रस है, मेरे पास करुण रस है, मेरे पास हास्य रस है, मेरे पास श्रृंगार रस है, तो यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उपमा अलंकार, मेरे पास अलंकार में से उपमा अलंकार है, मेरे पास रूपक अलंकार है, तो यहां पर लक्षण, इनके लक्षण और इनके उदाहरण तैयार रखना सिंपल तरीके से, और इन दोनों में आप स्थायी भाव भी तैयार रखना, याद रखना। चौपाई छंद और कुंडलियां छंद ये आपको तैयार रखना है, इनके लक्षण आपको तैयार रखने हैं, इनके उदाहरण आपको तैयार रखने हैं सिंपल तरीके से। अब बात करता हूं मैं मेरे लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है ये, इसमें क्या है, मेरे पास 6 नंबर का टॉपिक होता है, 6 मार्क्स का टॉपिक क्या है, पत्र लेखन। तो पत्र में क्या करना है आपको कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बैंक में आप अगर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, बैंक के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन, आपने क्या, आपको लेटर लिखना पड़ेगा, आपको लेटर, आपको पत्र, इंग्लिश में हम लेटर राइटिंग करते हैं, बिल्कुल हिंदी में आपको वही लेटर लिखना होगा। यहां पर आप बैंक के लिए तैयार कर लो, मैं कराऊंगा खुद, और मेरे साथ आप तैयार कर लेना सफाई के लिए, तो आपको 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहां से आपके महत्वपूर्ण निबंध भी यही है, मेरा प्रिय खेल है, उसके बाद नई शिक्षा नीति के ऊपर, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद की समस्या, विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। तो मैंने जब अपने टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट निबंधों के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि एक ना एक निबंध यहां पर फंसेगा, तो फंस गया है, आतंकवाद की समस्या और मेरे पास महिला सशक्तिकरण, मेरे 2 निबंध यहां पर फंसे थे। तो 100% पेपर फंसाऊंगा, मैंने वादा किया था और वादा निभाऊंगा आपके साथ। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने मजा आ रहा है या नहीं मुझे बताना, और मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।